हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एडुपत आचार्य क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बिल्कुल नमस्कार, है ना। जैसा आप सभी को पता है, हमारा सीईटी का बैच ये मंडे से स्टार्ट हो चुका है और आज हमारी तीसरी क्लास है। यानी हमारी 2 क्लासें ये कंप्लीट हो चुकी है और आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आज हम इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल नमस्कार सभी को। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और नमस्कार, राधे राधे सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी 2 क्लासें कंप्लीट होने के बाद में आज हमारी तीसरी क्लास कंप्लीट होगी। लेकिन उससे पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारे जो भी कोई डाउट्स हो वो सारे क्लियर हो जाए और एक हमारा रिवीजन हो जाए, ताकि जो हमने कल पढ़ा था वो प्रॉपर तरीके से हमें याद हो जाए। तो कल जब हमारी शुरुआत हुई थी तो हमने कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास कैसे हुआ था कंप्यूटर का ये पढ़ा था। तो सबसे पहले हमारे सामने बात आती है अवेकस की। अवेकस को बनाया गया था, वो चीन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उनका नाम था ट्रिम क्रैमर। वे चीन के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अवेकस का निर्माण किया और अवेकस से उन्होंने कैलकुलेशन की, इसीलिए अवेकस को विश्व का प्रथम गणना यंत्र कहा गया है। इसी के बाद में हमने पढ़ा था कि अवेकस को जापानी लोग किस नाम से पुकारते थे। तो जापानी लोगों ने सोचा कि हम अवेकस का एक नया नाम दे और हम इसी नाम से इसे पुकारे। तो अवेकस को जो जापानी लोग है वो सारोबान के नाम से बुलाते थे। सारोबान, अबेकस को जापानी लोग जो बुलाते थे सारोबान। इसी के बाद में सन 1617 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक हुए थे और उन वैज्ञानिक का नाम था जॉन नेपियर। उन वैज्ञानिक का नाम था जॉन नेपियर। उन्होंने एक मशीन बनाई और उस मशीन का नाम उन्हीं के नाम पर दिया गया, नेपियर। लेकिन वह हड्डियों से बनी होने के कारण उस यंत्र का नाम दिया गया था नेपियर वॉच। इस पर 0 से 9 तक की गिनती, ये हम ऐसे बोल सकते हैं 0 से 9 तक के अंक अंकित थे। इसी के बाद में सन 1642 ईस्वी में एक युवा वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक आविष्कार किया, एक यंत्र बनाया और उस यंत्र का नाम उन्हीं के नाम पर पास्कलाइन दिया गया। पास्कलाइन क्या करता था? ये जोड़ व बाकी करने में सक्षम था। जोड़ करने के कारण ही जोड़ को इंग्लिश में हम ऐड बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम एडिंग मशीन दिया गया। और ये जोड़ व बाकी करता था, इसीलिए इसे पास्कलाइन को, यह एडिंग मशीन को विश्व का प्रथम कैलकुलेटर कहा गया। वह कैलकुलेटर का जनक ब्लेज पास्कल को कहा गया। ये जो कैलकुलेटर था ये घड़ी के सिद्धांत पर, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ऐसे मीटर लगे हुए होते थे जिनको एंटी क्लॉकवाइज करके और उसी के द्वारा हम कैलकुलेशन करते थे। इसी के बाद में जब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन में जोड़ व बाकी होती थी तो इसका एक नया वर्जन अपडेट किया और उस नए वर्जन को कहा गया है लेबनीज कैलकुलेटर। इसका जो आविष्कार हुआ था ये सन 1671 ईस्वी में और इसके जो वैज्ञानिक थे वो थे वेस ग्रोट फ्राइड। इन्होंने इस जो ये एडिंग मशीन थी, ये पास का लाइन था, इसमें इन्होंने अपडेट किया और अपडेट करने के बाद में यह हम बोल सकते हैं इसमें एक न्यू वर्जन अपडेट किया। और न्यू वर्जन अपडेट करने के बाद में इन्होंने इसमें न्यू वर्जन अपडेट किया और ताकि इसमें जोड़ व बाकी के साथ साथ में गुणा व भाग की क्रिया भी संपन्न हुई। इसी के बाद में एक अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए थे और उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ये अमेरिका के निवासी थे और ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, यानी गणित के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। गणित के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। लोकेश गौतम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ममता शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। बिल्कुल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे इस
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो चार्ल्स बेबेज थे ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने आविष्कार किया और आविष्कार करने के बाद में इन्होंने दो मशीन बनाई। सबसे पहला मशीन या इंजन जो बनाया था या कोई यंत्र बनाया था वो था डिफरेंस इंजन। ये 1833 ईस्वी के अंदर 1833 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया गया और ये भाप से चलता था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने अपनी हार नहीं मानी और हार ना मानते हुए इन्होंने एक नया आविष्कार जारी रखा और एक 1833 ईस्वी के यानी 10 साल बाद में इन्होंने एक अपनी न्यू मशीन को लॉन्च किया और उसका नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में इन्होंने सारे वो वर्जन अपडेट कर दिए थे, यानी जो वो कार्य प्रणाली इन्होंने उस कंप्यूटर में बता दी थी एनालिटिकल इंजन में, जो वर्तमान के कंप्यूटर काम करते हैं। जैसे हम किसी भी कंप्यूटर को अगर चलाते हैं तो उसमें हम डेटा डालते हैं, डेटा डालने के बाद में उस पर प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद में हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन कौन सी, एक मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण सूचना हमें प्रदान होती है। और अगर हमें उसे सेव करना हो तो हम मेमोरी में जाकर के उसे सेव कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो इन्होंने हमें समझा दी थी कौन से एनालिटिकल इंजन में। इसी के बाद में इन्होंने इनकी एक असिस्टेंट थी और असिस्टेंट का नाम था एडा अगस्ता। इनकी एक असिस्टेंट थी और उस असिस्टेंट का नाम है एडा अगस्ता। तो एडा अगस्ता ने एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। यानी एडा अगस्ता ये जो चार्ल्स बेबेज वैज्ञानिक थे इनकी एक असिस्टेंट थी, यानी इनके साथ में काम करती थी। इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था, इसीलिए एडा अगस्ता को विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कहा गया है। इसी के बाद में हमने पढ़ा था तारा खंडेलवाल जी बोल रहे हैं, सर आप क्या मुझे कुणाल सर के नंबर दे सकते हो क्या? कौन से कुणाल सर? गुड मॉर्निंग तारा खंडेलवाल जी, कौन से कुणाल सर के बारे में बात कर रहे हैं आप? तो इसी के बाद में एक अमेरिका में एक कंपनी की स्थापना हुई और उस कंपनी का नाम है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना सन 1924 के अंदर हुई और इसी मशीन की इस कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो इसी कंपनी की सहायता से एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर हार्वर्ड आइकन, और इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया और उस कंप्यूटर का नाम दिया गया था मार्क फर्स्ट। ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। इतनी हमने कल बात करी थी और आज हम इससे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास कई स्टूडेंट के या कई भाइयों के मेरे पास मैसेज आए थे, व्हाट्सएप मैसेज। तो उन्होंने बताया था कि सर CET क्या अब सभी के लिए कंपलसरी है क्या? क्या CET करना हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है क्या? तो बिल्कुल हर स्टूडेंट के लिए CET जरूरी है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बात करते हैं। CET क्या है? तो CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में कहे तो समान पात्रता परीक्षा। ये राजस्थान सरकार ने हमारे अब लागू कर दी है। इसमें कौन कौन सी एग्जाम शामिल होगी? तो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी एग्जाम है, यानी राजस्थान हमारा अधीनस्थ बोर्ड है, ये जितनी भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो सारी एग्जाम इस CET के दायरे में होगी और CET से ही वो एग्जाम होगी। लेकिन इसमें RPSC वाली नहीं है, सिर्फ अधीनस्थ बोर्ड वाली एग्जाम ही इसमें लागू हुआ, RPSC वाली नहीं है। और ये इसकी कोई न्यूनतम या मिनिमम वो नहीं है, में केवल भर्ती के 15 गुना पर मेरिट बनेगी। लोकेश गौतम जी गुड मॉर्निंग भाई लोकेश गौतम जी। इसमें भर्ती के 15 गुना, मान लीजिए अब राजस्थान पुलिस की एग्जाम आने वाली है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम आने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम या उसकी वैकेंसी आने वाली है, LDC की वैकेंसी हमारे सामने है, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी हमारे सामने ये आने वाली है। तो ये जितनी भी वैकेंसी होगी उसका 15 गुना
उसके आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपको उसकी मेन एग्जाम दी जाएगी। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो भीड़ कम करने का बस यही तरीका है। मान लीजिए एक साल के अंदर अगर 4 एग्जाम लगती है तो चारों एग्जामों में 15-15 लाख स्टूडेंटों को एग्जाम देनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ साल में एक बार सीईटी की एग्जाम होगी और इसी में वो सारे स्टूडेंट होंगे और उसी के बाद में जो होगी बस केवल भर्ती के 15 गुना पर मेरिट बनेगी। इसकी जो वैलिडिटी है ये 1 वर्ष की इसकी वैलिडिटी है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके लेवल कितने, तो इसके 2 लेवल है, एक 12th लेवल से और एक ग्रेजुएशन लेवल से। ग्रेजुएशन लेवल से है इसकी एग्जाम ये दिसंबर 2022 में फिक्स हो चुकी है। जो कैलेंडर जारी किया है उस कैलेंडर में इनकी एग्जाम है ये दिसंबर 2022 में। जो 12th लेवल से एग्जाम होगी सीईटी की वो फरवरी 2023 में। इसका जो सिलेबस है ये दोनों का सेम है, यानी जो दोनों लेवल है इन दोनों लेवलों का सेम सिलेबस है। इसमें आपको इंडियन जीके पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी कंप्लीट, हिंदी एंड इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है और करंट अफेयर्स तो आजकल हर एग्जाम में आता ही आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम है ये दिसंबर 2022 के अंदर है, 12वीं की है ये फरवरी 2023 के अंदर। तो ये सारा हमारा जो बैच है हमारी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है, आज हमारी तीसरी क्लास है। तो बिल्कुल पेन और रजिस्टर अपने पास में रखें और मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चले। मैंने आपको पहले ही दिन बोल दिया था कि हम थ्योरिकल क्लास ले रहे हैं, जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं क्लास नोट्स बनाते हुए, उसी तरह से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एवं स्वागत है। हमारे साथ में लोकेश गौतम जी, ममता शर्मा जी, तारा खंडेलवाल जी, बिल्कुल आप जो भी साथीगण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बिल्कुल हाँ, विकास जी जुड़ चुके हैं। सर हाई कोर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? हाई कोर्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं भैया आप, है ना? हाई कोर्ट की कौन सी वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल अब पेन और रजिस्टर अपने पास में रखें और आज हम आगे बात करेंगे। तो आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है इसका पीडिया, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी पीडी है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कंप्यूटर की पीडिया। कंप्यूटर की पीडी में इसकी जब प्रथम पीडी की बात आती है कंप्यूटर की जो ये प्रथम पीडी है इसका कार्यकाल कितना है। तो सबसे पहले बस हमसे यही पूछता है कि इसका कार्यकाल कितना है। तो प्रथम पीढ़ी का जो कार्यकाल है ये 1942 से 1954, ये 1942 से 1954 तक का इसका कार्यकाल है। इसी के बाद में यहाँ पर हमसे बात पूछी जाती है कि इसमें प्रोसेसर के लिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां, बिल्कुल सही बात है विकास जी, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं ना। तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ी में सबसे पहले पीढ़ी के बारे में हम बात करेंगे। इसका कार्यकाल 1942 से 1954 है। इसमें प्रोसेसर के लिए जो यूज किया गया था वो निर्वात बल्ब, या हम इसे कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब, निर्वात बल्ब या वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज किया गया। इसी के बाद में यहां पर बात आती है कि इसकी भाषा कौन सी है। इसकी भाषा के बारे में हमसे पूछा जाता है कि इसकी भाषा कौन सी है। तो इसकी जो भाषा है ये बाइनरी भाषा, या हम इसे कह सकते हैं मशीनी भाषा। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा, बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा का इसमें यूज किया गया। अब ये जो बाइनरी भाषा है या मशीनी भाषा है ये किस पर कार्य करती है, तो इसका वेस क्या है?
तो ये 0 व 1 पर कार्य करती है। ये जो हमारी जो बाइनरी भाषा है, मशीनी भाषा है, यह 0 व 1 पर कार्य करती है। बिल्कुल। अगर हम आगे बात करें तो ये निर्वात बल्ब किसके बने होते हैं? यहां से कई बार पूछता है हमसे कि ये निर्वात बल्ब है, ये किसके बने होते हैं? तो ये निर्वात बल्ब ये कांच के फिलामेंट के बने होते हैं। ये निर्वात बल्ब कांच के फिलामेंट के। कांच के फिलामेंट के बने होते हैं। यानी ये निर्वात बल्ब है, ये कांच के फिलामेंट के बने होते हैं। इसमें भाषा बाइनरी भाषा 0 व 1 लेवल पर, यानी इसका जो वेस है ये 0 व 1 पर कार्य करती है। ये और ये जो निर्वात बल्ब कांच के फिलामेंट के बने होते। इसी के बाद में अगर हम बात करें तो इसमें मेमोरी के लिए इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया। पंच कार्ड का यूज किया गया। पंच कार्ड का आविष्कार मैंने आपको कल बता ही दिया था कि डॉक्टर हरमन होल्ड्रिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था सन 1887 के अंतर्गत। इसी के बाद में बात आती है कि इसके कौन कौन से कंप्यूटर है, इसका एग्जाम्पल, यानी इसके कंप्यूटर कौन कौन से। तो प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने थे ये बने थे, सबसे पहला वो था एनिएक। प्रथम पीढ़ी के अगर कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था ये था एनिएक। अब एनिएक से संबंधित हमसे यही प्रश्न कई बार सेकंड जनरेशन 1956 से 19, बिल्कुल सही बात है ना। ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब हम प्रथम पीढ़ी के बारे में बात करें विकास जी, तो बस इसी के बारे में है ना बात करें। फिर सेकंड पीढ़ी की बिल्कुल आपने सही बताया, विकास जी बोल रहे हैं बिल्कुल एनिएक एडवेक यूनिवेक, बिल्कुल सही बात है आपकी। एनिएक से संबंधित हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि एनिएक की फुल फॉर्म क्या है। तो एनिएक की जो फुल फॉर्म है ये है इलेक्ट्रोन्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका जो आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था? सन 1946 के अंदर, या इसे बनाया गया था तो कब बनाया गया था? 1946 के अंतर्गत। अब इसका ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब तक हमने पढ़ा था कि विश्व का इलेक्ट्रोमैकेनिक, उससे पहले मैकेनिक कंप्यूटर, है ना। अब ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब ये जब विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, यानी हमारे सामने कुछ नया डेवलप हुआ था, सारा सारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तब जब ये इसका नया आविष्कार हुआ था, यानी कुछ नया हुआ था, तब इसी के आविष्कारक के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है कि इसके आविष्कारक कौन है। तो इसके जो आविष्कारक, इसके आविष्कारक से संबंधित कई बार हमसे पूछा जाता है कि इसके आविष्कारक कौन है। तो इसके जो आविष्कारक थे ये थे जे एकट व जॉन मोस्ले। जे एकट व
जॉन मास्ले। जे एकटवे जॉन मास्ले इसका आविष्कारक थे। यानी जब विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो कुछ नया हुआ था, यानी कुछ नया हुआ था। तो इससे हमको इसके आविष्कारक से संबंधित हमको बस यही याद रखना है कि इसके आविष्कारक कौन थे। तो बस आपको बस इतना याद रखना कि नया जब हम कोई कार्य करते हैं, नया जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी क्या होती है, जय जय। हमारी क्या होती है भाई, जय जय। जैसे ही कुछ नया हम करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, जय जय। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तब ये जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था तो क्या हो गई थी, जय जय। तो जय जय से आपको याद में रखना जे एकटवे जॉन मास्ले, जे एकटवे जॉन मास्ले इस एनिएक कंप्यूटर के आविष्कारक थे। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके आविष्कार कौन थे, जे एकटवे जॉन मास्लो। और इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रथम बार प्रयोग किया गया। इसमें इसमें वैक्यूम इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रथम बार प्रयोग। वैक्यूम ट्यूब का जो प्रथम बार प्रयोग किया गया था वो किस में किया गया था, एनिएक में। इसी के बाद में जब हमारा अगला कंप्यूटर आता है वो आता है एडवेक। प्रथम पीढ़ी का जो सेकंड कंप्यूटर था वो था एडवेक। एडवेक से संबंधित वही बात कि इसका आविष्कार 1949 में। कब हुआ था भाई, 1949 ईस्वी के अंतर इसका आविष्कार किया गया था। सेकंड बात, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगली बात यहां से पूछी जाती है कि ये इसका जो आविष्कार किया था ये आविष्कारक कौन थे, इसके आविष्कारक। तो इसके जो आविष्कारक थे वो थे डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन। डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन इसके आविष्कारक थे। आईपीएस विराट सैनी जी, गुड मॉर्निंग विराट जी, स्वागत है। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, है ना। काफी देर बाद में जुड़े लेकिन कोई बात नहीं, आपका फिर एक बार स्वागत है ना। तो इस एडवेक के आविष्कारक कौन थे, डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन। ये कौन सा कंप्यूटर था, तो ये विश्व का प्रथम स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर काम करने वाला कंप्यूटर था। विश्व का प्रथम स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर काम करने वाला
विश्व का प्रथम स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर काम करने वाला कंप्यूटर था। यानी स्टोर प्रोग्राम से क्या मतलब है कि इसमें जब ये एडवे कंप्यूटर बना था तब हम इसमें डाटा को स्टोर करने लग गए थे, इसीलिए ये स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर काम करने वाला कंप्यूटर था। और इसको जो लगाया गया था, ये कहां पर लगाया गया था? तो इसे जो लगाया गया था प्रथम बार लैब में प्रयुक्त किया गया था, इसे लैब में, इसे लैब में प्रयुक्त किया गया। यह हम कह सकते हैं कि इसका लैब में प्रयोग किया गया। इसे ही हम एडसेक के नाम से जानते हैं, इसे ही हमें एडसेक एडसेक के नाम से जानते हैं। इसे हम एडसेक के नाम से जानते हैं। फिर वही बात, फिर वही बात एडसेक की, हमसे फिर वो क्या पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये है इलेक्ट्रॉनिक डिले। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर स्टोर डिले इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका ये फुल फॉर्म है। इसी के बाद में हमसे बिल्कुल विकास जी बोल रहे हैं वर्ल्ड का प्रथम स्टोर प्रोग्राम पर वर्क करने वाला कंप्यूटर था एडसेक। बिल्कुल आपकी सही बात है ना। एडसेक को हम एडवे के नाम से भी जानते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमन ने। इसी के बाद में अगला जो कंप्यूटर हमारे सामने है वो है यूनिबेक। यूनिबेक का आविष्कार 1951 के अंतर्गत किया गया, 1951 के। और इसी के बाद में यहां से पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर वही बात कि इसके आविष्कारक कौन थे? तो आविष्कारक इसी के वही थे जिन्होंने यूनी बैक भी बनाया और एनिएक भी बनाया। यानी कौन थे इसके? जय 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 से आप समझ गए होंगे कि कौन है। डॉक्टर जे एकटवे जॉन मोसले, डॉक्टर जे एकटवे जॉन मोसले, इन्होंने भी इस यूनिबैक का आविष्कार किया। इसी के बाद में यहां से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था ये। कौन सा कंप्यूटर? ये विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर। विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कौन था? तो यूनिबेक का आविष्कार 1951 ईस्वी के अंतर्गत किया गया। इसकी जो फुल फॉर्म है ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आविष्कार जे यानी जे एकटवे जॉन मोसले और विश्व का प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था। विराट सैनी जी बोल रहे हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है ना। इसका जो फुल फॉर्म बस यही है। इसी के बाद में प्रथम पीढ़ी समाप्त होने के बाद में हम प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में दूसरी पीढ़ी स्टार्ट होती है। तो द्वितीय पीढ़ी, या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी से संबंधित यही पूछा जाता है कि दूसरी पीढ़ी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था?
तो इसका जो कार्यकाल है, ये है, अभी हमने 1942 से 1954 पढ़ा है, अब 1954 होगा नहीं, तो 1954 तक तो प्रथम पीढ़ी थी, तो 1955 से 1965 तक, 1955 से लेकर के 1965 ईस्वी तक इस द्वितीय पीढ़ी का कार्यकाल था। इस पीढ़ी में प्रोसेसर के लिए जो यूज किया गया था वो किया गया था एक ट्रांजिस्टर का। यहां पर इसमें प्रोसेसर के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर का यूज, अब ट्रांजिस्टर से संबंधित कई बार यह पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कारक कौन है, यानी इसके आविष्कारक कौन है। ट्रांजिस्टर के जो आविष्कारक से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है। तो इसके जो आविष्कारक थे ये थे विलियम शाक्ले व जॉन बर्डिन। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसके जो आविष्कारक थे ये कौन थे, विलियम शाक्ले व जॉन बर्डिन। विलियम शाक्ले व जॉन बर्डिन। जॉन वर्डिन इसके आविष्कारक थे। आविष्कारक विलियम शाक्ले व जॉन वर्डिन इस ट्रांजिस्टर के आविष्कारक थे। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिस्टर कैसा होता है ना। तो यहां पर आप देख लीजिए कि ट्रांजिस्टर होता कैसा है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये नहीं बता रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं यहां पर इसका एक डायग्राम बना देता हूं। आपने देखा होगा हमारे मोबाइलों के अंतर्गत कुछ ऐसा 3 टांग का है ना, ऐसा 3 टांग का काड़े काड़े से ऐसे लगे होते हैं हमारे सामने। हमने कई बार देखा हमारे जो चार्जर होते हैं मोबाइल के चार्जर, उन जैसे हमारा कोई मोबाइल का चार्जर टूट जाता है तो हम उसमें देखते हैं ऐसे काले काले प्रकार के ये लगे होते हैं, बस यही है ट्रांजिस्टर। यही क्या है, ट्रांजिस्टर। तो इसका जो आविष्कार किया गया था ये विलियम शाक्ले व जॉन बर्डिन ने किया था। यहीं से सेकंड बात यह आती है कि इसकी भाषा कौन सी है। तो इसकी भाषा से संबंधित हमसे कई बार प्रश्न पूछा है कि इसकी भाषा कौन सी है। तो ये द्वितीय पीढ़ी की जो भाषा थी वो थी असेंबली भाषा। असेंबली भाषा इस द्वितीय पीढ़ी की भाषा थी। असेंबली भाषा को असेंबलर के द्वारा असेंबली भाषा को असेंबलर के द्वारा मशीनी भाषा में चेंज किया जाता था। अगर मान लीजिए इसे हम चेंज करना है तो असेंबलर द्वारा। बाकी हम जैसे लैंग्वेज पढ़ेंगे, असेंबलर द्वारा मशीनी भाषा में, असेंबलर द्वारा मशीनी असेंबलर द्वारा मशीनी भाषा में चेंज किया जाता था। असेंबलर द्वारा मशीनी भाषा में चेंज किया जाता था। इसी के बाद में आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये साइज में बड़े थे, साइज में बड़े थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले व बीएस जॉन बर्डिन ने किया था। बिल्कुल सही बात है, विलियम शाक्ले व जॉन बर्डिन ने इसका आविष्कार किया था। विकास जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं ना। और
यही यानी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ये साइज में बड़े थे। उसमें वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात बल्ब, जो हमारे कांच के बल्ब होते हैं 100 वाट के, बस इसी तरह के कुछ बल्ब थे और वो हजारों की संख्या में लगाते थे। और उस वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये ऊष्मा अधिक उत्पन्न करते थे, यानी वो साइज में भी बड़े थे। साइज में बड़े होने के कारण में भाई अगर कोई बड़ा आदमी है, कोई एक तो यंग है यानी बिल्कुल फिट फॉर है 70 केजी का, है ना, और एक है 140 या 150 किलो का, अगर उन दोनों की रेस की जाए तो सबसे आगे कौन निकलेगा? तो सीधी सी बात है, अगर भाई एक है 70 केजी का, है ना, और एक है 150 केजी का या 160 केजी मान लो, है ना, एक है 70 केजी का और एक है 100 यानी 160 केजी का, तो दोनों को की अगर रेस की जाए तो कौन आगे निकलेगा? तो 70 केजी वाला आगे निकलेगा। सर एक बार कमेंट रीड करो प्लीज, क्या मेरे सही है? विकास जी बोल रहे ट्रांजिस्टर का इसका विलियम साकले, हाँ बिल्कुल सही बात, सही है विकास जी। विलियम साकले मैंने आपके सामने लिख दिया ना, विलियम साकले व जॉन बडी ने इस ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ये आकार में बड़े थे। उसके बाद में जब ये ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का यूज होने के बाद में, जैसे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज होने के बाद में द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ये आकार में छोटे हो गए थे, और छोटे होने के बाद में इनकी गति भी बढ़ गई थी। अब आगे बात करते हैं हम तृतीय पीढ़ी के बारे में। आगे हमारी जो पीढ़ी आती है वो आती है तीसरी पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका हमें कार्यकाल मालूम होना चाहिए। तो इसका जो कार्यकाल है भाई 1942 से 1954 फर्स्ट पीढ़ी का, 1955 से 1965 तक सेकंड पीढ़ी का, अभी थर्ड पीढ़ी है। तो इसका है 1965 से लेकर के 1975 तक, 1965 से लेकर के 1975। अगली बात यहां से कि इसमें प्रोसेसर के लिए किसका यूज किया गया था? तो इसमें आईसी चिप, आईसी चिप की अगर फुल फॉर्म हमसे पूछ ली जाती है, कई बार पूछते, तो इसकी है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ ये इसका हिंदी अर्थ है। कभी कभी इंग्लिश में ना अदा करके हमें से पूछा जाता है कि आईसी चिप की फुल फॉर्म है, तो एकीकृत परिपथ ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आविष्कार जो किया था, इसके आविष्कारक, आईसी चिप के जो आविष्कारक थे, इसके आविष्कारक, ये आविष्कारक थे वो थे सेंट किल्वी व रॉबर्ट नाइस। सेंट किल्वी व रॉबर्ट नाइस। सेंट किल्वी व रॉबर्ट नाइस इस आईसी चिप के आविष्कारक थे। जैसे ही आईसी चिप का यूज किया गया तो कंप्यूटर में, यानी पहले तार लगे होते थे, तो तार लगे होने के बाद में इसमें तारों की अंतर संबंधता कम हो गई थी आईसी चिप का यूज करने के बाद में। तो इस पीढ़ी में तारों की अंतर संबंधता कम, इस पीढ़ी में तारों की अंतर संबंधता, तारों की अंतर संबंधता कम हुई। बस यानी जैसे ही आईसी चिप का यूज किया गया तो तारों की अंतर संबंधता कम हुई, तारों की अंतर संबंधता कम हुई।
इसी के बाद में यहां से हम पढ़ेंगे आगे कि जब ये पीडी हमारे पास में आई थी और आईसी चिप से संबंधित एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये आईसी चिप है, ये आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये जो बनी होती है ये सिलिकॉन व जर्मेनियम की बनी होती है। आईसी चिप सिलिकॉन व जर्मेनियम की बनी होती है। सिलिकॉन व सिलिकॉन व जर्मेनियम की बनी होती है। कौन? आईसी चिप। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इस पीडी में जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम था वो कौन सा था? टाइम शेयरिंग। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा था भाई? टाइम शेयरिंग। इसी के बाद में आगे हम इस तीसरी पीढ़ी के बारे में बात करें तो इसमें जो मेमोरी थी, मेमोरी के लिए इसमें मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क का इसमें यूज किया गया था। आगे हम बात करें तो इसकी भाषा से संबंधित यहां से हमसे कई बार पूछा जाता है कि इसकी भाषा कौन सी है। तो इसकी भाषा के अगर हम बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हमारे सामने कोई भाषा आती है तो वो आती है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन से संबंधित यही पूछा जाता है कि फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है भाई? आईसी सिलिकॉन की सेकंड जनरेशन लैंग्वेज फोर्ट्रॉन ब्लेज पास्कल, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो भाषा थी इसकी फोर्ट्रॉन, और फोर्ट्रॉन की जो फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इस पीडी की भाषा थी। इसका यूज कहां पर किया गया था? तो हम सभी को पता है फॉर्मूले कहां पर लगते हैं। तो फॉर्मूले लगते हैं गणित में। तो फॉर्मूले गणित में लगते थे, इसीलिए इस फोर्ट्रॉन भाषा का जो यूज किया गया था वो गणितीय कार्य करने के लिए। भाई सीधी सी बात है, फॉर्मूले कहाँ लगते हैं? इंग्लिश में तो लगेंगे नहीं ना फॉर्मूले, या हिंदी में नहीं लगते। फॉर्मूले सूत्र कहां पर लगते हैं? गणित में। तो गणितीय क्रिया के लिए या गणितीय कार्य के लिए इसका यूज किया गया था, है ना। ये विश्व की प्रथम, यह हम इसे बोल सकते हैं, यह विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। प्रथम उच्च, ये विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा कौन सी भाषा थी? ये विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। यानी अभी तक हमारे सामने मशीनी भाषा और बाइनरी भाषा दो ही भाषा थी, लेकिन सबसे पहले जो उच्च स्तरीय भाषा थी वो कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन और फॉर्मूला ट्रांसलेशन गणितीय कार्य के लिए यूज में विश्व की प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। इसी के बाद में अगली जो भाषा थी तीसरी पीढ़ी की, दिलीप सिंह नरूका जी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो सर, गुड, नमस्कार दिलीप जी, काफी लेट हमसे जुड़े हुआ आप ना। अगली जो भाषा थी वो थी कोबोल। कोबोल अगली भाषा थी। तो कोबोल से संबंधित यही प्रश्न हमसे पूछता है कि कोबोल की आप बताइए कि हमें फुल फॉर्म क्या है। तो कोबोल की सीधी सी बात है, एक सिंपल सी परिभाषा है, कॉमन
बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब हमारे सामने एक ही आया है बिजनेस, यानी ये विश्व की प्रथम, ये विश्व की प्रथम जो भाषा थी, ये यानी वाणिज्य कार्य के लिए, बिजनेस के लिए यूज में आने वाली भाषा थी। कौन सी? वाणिज्य कार्यों के लिए, वाणिज्यिक कार्यों के लिए यूज में, वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग में आने वाली या यूज में आने वाली भाषा थी। कौन सी? कोबोल। कोबोल से संबंधित बस इतनी सी बात हमको याद में रखनी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये वाणिज्य कार्यों के लिए उपयोग में ली जाती थी। इसी के बाद में अगली एक भाषा और आती है और उसका नाम है बेसिक। एक अन्य भाषा हमारे सामने आई थी और उस भाषा का नाम है बेसिक। तो बेसिक की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो बेगिनर्स। बेगिनर्स ऑल पर्पज और बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इस बेसिक की फुल फॉर्म है। और इसका जो यूज किया गया था ये दोनों कार्यों के लिए, यानी ये गणित के लिए भी यूज में होती थी, गणित प्लस वाणिज्य, दोनों में, है ना, दोनों में इसका यूज किया गया था। आपको बस ये ध्यान में रखना है, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसके इसका यूज यानी गणित व वाणिज्य दोनों में इसका यूज किया गया था। अब इससे हमारे सामने एक और सबसे पहले हमारी कौन सी भाषा थी? फोर्ट्रॉन, फिर बेसिक, पास्कल, है ना। और इसी से संबंधित अगली जो भाषा है, अगली जो भाषा है हमारे सामने वो थी इसकी पास्कल। पास्कल और एक और भाषा है उसे बोलते हैं PL1, यानी PL1 की जो फुल फॉर्म में ये है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PL फर्स्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी पास्कल का नाम बताइए। ये एक भाषा थी और हमने पहले पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था कि एक वैज्ञानिक हुए थे ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक सबसे पहला एक यंत्र बनाया था पास्कलाइन, उसका नाम था, उसे हम एडिंग मशीन बोलते हैं, यानी वह विश्व का प्रथम कैलकुलेटर था। तो उस वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था पास्कल। तो ये हमारी तृतीय पीढ़ी की कुछ भाषा है। इसी के बाद में जैसे ही हमारी तृतीय पीढ़ी खत्म होती है तो इसके बाद में हमारी चतुर्थ पीढ़ी स्टार्ट होती है ना, चतुर्थ पीढ़ी। और फोर्थ पीढ़ी का जो कार्यकाल था ये था 1975 से 1989, 1975 से 1989। इसमें
प्रोसेसर के लिए VLSI का यूज, VLSI का यूज किया गया था। अगर हम कहें कि VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI का यूज किया गया, या हम बोल सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज किया गया था। इसकी जो भाषा थी, ये कौन कौन सी भाषा थी, तो इसकी जो भाषा है ये C++, जावा, DVMS और SQL जैसी भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया था। आगे बात कि इसकी जो मेमोरी थी, मेमोरी के लिए इसमें किसका यूज किया गया था, तो फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क व हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, इन दोनों का यूज किया गया था चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो इसका ऑपरेटिंग, इसमें इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन सा सिस्टम था, विंडोज। हमारे जो कंप्यूटर में कौन सा काम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या iMac, या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। यहां पर लैन की शुरुआत हुई थी, लैन की शुरुआत, इस पीढ़ी में लैन की शुरुआत हुई थी। अगली बात है कि यहां पर लैन के साथ में GUI, GUI से आप समझ गए होंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज यहां पर किया जाने लगा था। ये हमारे चतुर्थ पीढ़ी के बारे में है। अब हमारे सिर्फ एक अंतिम पीढ़ी बचती है और वह पंचम पीढ़ी यानी पांचवी पीढ़ी। तो पांचवी पीढ़ी है, ये पांचवी पीढ़ी है, ये 1989 यानी 1989 से अब तक। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि पांचवी पीढ़ी कौन सी है, तो पांचवी पीढ़ी अभी चल ही रही है। यहां पर जो प्रोसेसर के लिए यूज किया गया था, ये किया गया था ULSI का। इसका यूज किया गया था यहां पर भाई, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यहां पर यूज किया गया था। इसे इसमें और इसी के बाद में यहां पर इसमें अगर हम पूछे कि इसकी भाषा कौन सी है, तो गुरुजी भाषा तो वही चलती आ रही है, जैसे C++ है, DBMS है, जावा है, ये सारी भाषा, बस यही भाषा यहाँ पर चल रही है। और इसी के बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसकी मेमोरी कौन सी है, तो हमारे सामने हार्ड डिस्क के अलावा कोई मेमोरी नहीं है, ये अभी तक हार्ड डिस्क है, वो ही हार्ड डिस्क यहाँ पर मेमोरी है। इसी के बाद में अगर यहाँ पर बात करें कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेटिंग
सिस्टम हमारे पास में आया है, तो वो आया है AI, यानी AI। AI अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है पंचम पीढ़ी के अंतर्गत। और यहाँ पर लैपटॉप आ गए थे, मोबाइल आ गए थे, है ना। यहाँ पर क्या क्या आ गए थे पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत? तो यहाँ पर लैपटॉप, मोबाइल, ये आप देख रहे हो ना, ये सब कहां पर आ गए थे? पंचम पीढ़ी के अंतर्गत। तो ये हमारी 5 पीढ़ी है, ये 5 पीढ़ी आज हमारी कंप्लीट होती है। अब जो हमारी कल नेक्स्ट क्लास होगी, तो हम बात करेंगे उसके बारे में कि कंप्यूटर की कौन कौन सी प्रकार है, यानी कंप्यूटर की कितने प्रकार है, हम वर्तमान में जो यूज में ले रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर है। तो जब तक जय हिंद, राधे राधे। बिल्कुल क्लास को आप बस इसी तरह से लेते रहे और नोट्स बनाते रहे ना। तो बिल्कुल जय हिंद, राधे राधे सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।